हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, पहले से भी पता है आप सभी को कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 6 कहो, या क्योंकि साहित्यिक हिंदी में चैप्टर नंबर 6 है, और वैसे अगर सामान्य हिंदी जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए जो बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 5th है। ठीक है, 4th है शायद, 5th ही है ये, 5th। और हमारे पाठ का जो नाम है वो है भाषा और आधुनिकता। लिखा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा। और आज हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम एज यूजुअली क्या करते हैं, हम हमारे जो लेखक है उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। क्या उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय बात है, कोई ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है, या उन्होंने इस जो पाठ लिया गया है उस पर क्या विचार प्रकट किया है, मूल भाव क्या है, पाठ की विशेषता क्या है, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सब हम यहाँ लेखक परिचय, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो भाषा और आधुनिकता के बारे में विचार प्रस्तुत करे थे वो ऐसे थे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो थे, हम रेड्डी जी बोल देंगे, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी जो भी बोलते हैं, उनके ये विचार थे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, उनके विचार थे कि भाषा अगर प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है और अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है तो भाषा अपना मूल जो भाव है वो खो देती है, मूल अस्तित्व है वो खो देती है। देखिए, वो ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है। ये समाज अगर परिवर्तन के साथ चलता है, जमाने के साथ चलता है, संसार के रीति रिवाजों के साथ चलता है तो सही ढंग से चलता रहेगा। और अगर हम हम पीढ़ियों की बात करते हैं, चलो एक उदाहरण लेकर, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी है। पुरानी पीढ़ी के विचार अलग होते हैं, नई पीढ़ी के विचार अलग होते हैं। पुरानी पीढ़ी मतलब हमारे जो भी बुजुर्ग है, हमारे दादा दादी है या हमारे नाना नानी है, जो भी है, या हमारे माता पिता है, हर व्यक्ति की एक पुरानी पीढ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि जो दादा 1980 वाले हैं या 1970 वाले जो लोग हैं वही पुराने हैं, ऐसा नहीं है। अभी 2024 चल रहा है, उनके लिए जो 2014, 15, 20 वाले हैं वो सब पुरानी पीढ़ी है, 2024 वाले हैं जो वो नई पीढ़ी है। तो हर व्यक्ति के लिए उनसे 10 साल बाद वाले, पहले वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पुरानी पीढ़ी हो जाती है। तो कुछ समय बाद में वातावरण में, सामाजिक परिवेश में, सामाजिक जीवन यापन करने के तरीके में, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन के साथ हम जीवन जी रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी है वो परिवर्तन को अपना कर और फिर चल रही है, तो जीवन यथावत अच्छा सा खुशहाली पूर्वक चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा कि जो पुरानी पीढ़ी है वो अपनी नई पीढ़ी के साथ में, यानी कि मैं अपने बच्चों के साथ में इस तरह से बिहेव करती हूँ कि नहीं, मैंने जिस तरह से जीवन जिया आपको भी वैसे जीना है, मैंने जैसे खाया आपको खाना है, मैंने जैसे चला आपको चलना है, मैंने जैसे पहना आपको पहनना है, या मैंने जैसे बिहेव किया है, शिक्षा प्राप्त करी है, वैसे ही आपको कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त करनी है। तो ऐसा नहीं होता है। समय के साथ हमें बदलना बहुत आवश्यक होता है, तभी हमारे बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहती है। इसी तरह से, इसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। वे ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा जो अपनी मूल रूप में थी, अब अगर परिवर्तन के साथ अपना रूप परिवर्तित करके आगे बढ़ती है तो वही सार्थक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकती है। सार्थक अभिव्यक्ति का मतलब होता ही है कि हमारी प्राचीन भाषा थी, हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में मुस्लिम लोग आए, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके पहले कई पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, फारसी कई लोग आए थे। वे अब यहाँ कुछ तो चले गए थे, कुछ हमारी संस्कृति में यहीं रच बस गए। अब हुआ ये कि उनकी भाषाओं के कई शब्द हमारी हिंदी भाषाओं में प्रवेश कर गए हैं। तो अगर उनकी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रवेश नहीं करते तो क्या हमारे बीच में जो वार्तालाप है वो सही ढंग से होता? क्या फारसी लोगों के विचार है, जो कुछ शब्द अगर हिंदी में जुड़ गए हैं तो वे सोचते हैं कि हमारी हिंदी थोड़ी सही हो गई है। ऐसे ही अंग्रेजी के कुछ शब्द जो है वो जुड़ गए। कुछ कठिन शब्द होते हैं जो हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर को अगर हम यूँ बोलते हैं संगणक यंत्र, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, तो कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक यंत्र। अब हम संगणक यंत्र सभी को बोलने लग जाए तो क्या हम इस जमाने के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इस जमाने के साथ चल सकते हैं? हम कंप्यूटर बोलते हैं तो विदेशी लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम संगणक यंत्र बोलेंगे तो कैसे समझेंगे? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाषाओं में परिवर्तन के साथ में
सार्थक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। सार्थक अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट करना। हम जो बात कह रहे हैं, मैं जो बात कह रही हूँ आपके सामने स्पष्ट हो रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो वो होती है सार्थक अभिव्यक्ति, यानी कि आप अच्छे से उस बात को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करिए बच्चों, 12th क्लास छोटी क्लास नहीं है, उसके बाद आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, और फ्यूचर तो डिसाइड है ही, अभी 12th में आपने सब्जेक्ट लिया है तो डिसाइड है ही, ठीक है। ओके, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ओके, नाम याद रखिएगा आप लोग। जन्म हुआ था इनका 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। व्यक्तित्व इनका काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, काफ़ी फेमस व्यक्ति है। कभी आप समय मिले तो आप सर्च करके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में पूरा व्याख्यान पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे ये, प्रभावशाली थे, प्रतिभाशाली थे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु से हुई थी उनकी, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में देखिए तेलुगु चलती है और वहाँ संस्कृत का भी काफ़ी रोल है, तो संस्कृत और तेलुगु में हुई थी। लेखन विधा उन्होंने किस किस भाषा में करी है? देखिए हिंदी में। बाद में उन्होंने हिंदी भी सीखी थी, क्योंकि हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है। मातृभाषा उनकी नहीं थी, तेलुगु थी, लेकिन राजभाषा होने के साथ उन्होंने हिंदी में भी पढ़ाई करी थी। तेलुगु भाषा में उन्होंने साहित्य लिखे थे। तो हिंदी और उनकी जो मातृभाषा थी, अब मातृभाषा थी तेलुगु, याद रखिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की मातृभाषा कौन सी थी बच्चों? तेलुगु थी, क्योंकि हम ये सोचते हैं सभी हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, ऐसे नहीं है। याद हो गया ये पूरा पेज अच्छे से। जन्म 1919, स्थान आंध्र प्रदेश, व्यक्तित्व था उनका काफ़ी प्रभावशाली। फिर है प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई थी, और जो लेखन विधा उन्होंने की है वो हिंदी और तेलुगु भाषा में, दोनों में की। तेलुगु साहित्य भी उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य भी उन्होंने लिखा है। तो क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाषा थी उनकी, भाषा शैली, सॉरी भाषा नहीं, भाषा शैली विषय और भाव के अनुरूप थी, और शैली थी विवेचनात्मक और गवेषणात्मक और आलोचनात्मक। यानी कि उन्होंने, भाषा थी उनकी, जो भी भाव थे या विषय थे, विषय के अनुसार जो टॉपिक ले लिया उस टॉपिक पे आप वो हिंदी में लिख सकते हैं या संस्कृत में, तेलुगु में लिख सकते हैं, किस में वो कंफर्ट रहते थे उसमें वो लिख लेते थे। शैली उनकी कैसी थी? विवेचन करते थे, काफ़ी व्याख्यान प्रस्तुत करते थे, काफ़ी निचोड़ पिचोड़ के चीज़ों को निकालते थे, वस्तुओं को निकालते थे। वस्तुएं मतलब सामान नहीं, है ना, टॉपिक्स होते थे, टॉपिक्स के बारे में जो विचारधारा थी उसको निकालना, वो होते हैं निचोड़ना। प्रमुख रचनाएं, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं, ये यहाँ पर से हटा के हम यहाँ कर देते हैं ना, दक्षिण की भाषाएं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देती हूँ, उससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सही दिखेगा, क्या थोड़ा क्लियर नहीं था कि भाषा देखिए उनकी विषय और भाव के अनुरूप, शैली उनकी थी विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक, 3 तरह की शैली आ गई यहाँ पर। फिर प्रमुख रचनाओं की बात आती है तो प्रमुख रचनाएं उनकी थी साहित्य और समाज, पहली रचना, मेरे विचार, दूसरी रचना, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, तीसरी रचना। देख लीजिए, तीनों रचनाएं आ गई है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। तो दक्षिण की जितनी भाषाएं हैं और उनका साहित्य क्या क्या है वो भी उनकी रचना है। फिर आता है उनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 2005 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब कितने साल हो गए, 2024 चल रहा है, तो 19 साल हो गए मतलब उनकी मृत्यु को। तो ये भी पेज आपको क्लियर हो गया है। भाषा विषय के अनुरूप या भाव के अनुरूप, और शैली आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक। फिर वो हो गई उनकी रचनाएं, तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य। मृत्यु हुई थी सन 2005 में। क्लियर, दोनों पेज क्लियर हो गए अच्छे से। जन्म कब हुआ था? 1919 में। स्थान कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सारी चीज़ क्लियर हो गई है। कौन सी भाषा में, उनकी मातृभाषा कौन सी थी? तेलुगु। और प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उनकी संस्कृत और तेलुगु भाषा में। और साहित्य जो रचा है उन्होंने, जो भी उन्होंने साहित्य रचा है वो हिंदी और तेलुगु में रचा है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं उनका पूरा अच्छे से विवरण कि प्रोफेसर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, आलोचक भी बोल सकते हैं,
एवं निबंधकार है। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे और ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे थे। इसको क्या बोलेंगे? पीजी। पीजी जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करता था, और अनुसंधान विभाग था, अनुसंधान विभाग जहाँ पर खोज होती थी, है ना, विचारों की, इनकी साहित्य की, तो अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे थे। इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ था कि हिंदी के प्रश्न क्या है, उनका हल कैसे निकालना है, तेलुगु के कई प्रश्न ऐसे निकले, उनका हल कैसे निकालना है, तो उन पर काफ़ी शोध हुआ था, काफ़ी विचार विमर्श हुआ था, काफ़ी। अब हम क्योंकि भाषा को हम वैज्ञानिक विधि से समझते हैं, वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं, इसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए इसमें शोध भी हो सकता है, शोध इसमें खोज भी हो सकती है, कई तरह के विचार विमर्श निकाले जाते हैं। इनका निधन सन 2005 में हो गया था। तो क्लियर हो गया ना, ये पहले जैसा ही है। अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? साहित्य और समाज, मेरे विचार, इनमें से कुछ ही उनके साहित्य कुछ ग्रंथ मिले हुए हैं, जिसमें पहला आ गया साहित्य और समाज, दूसरा आ गया है मेरे विचार, तीसरा आ गया है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी और तेलुगु को उन्होंने तुलनात्मक कंपेयर करके एक अध्ययन प्रस्तुत करा है। उसके बाद आ गया है चौथी दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। फिर आ गया है 5वीं वैचारिक शोध और बोध, ठीक है। उसके बाद आ गया है यहाँ पर वेलुगु दारुल यानी तेलुगु, वेलुगु दारुल यानी कि तेलुगु। तो क्लियर हो गया ये भी, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का ये जीवन परिचय है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। आप ऐसे लिखना चाहो या ऐसे डिटेल में लिखना चाहो, आप जैसे भी लिखना चाहो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो ये पूरे 6 है, एक और है ग्रंथ इनका, अभी देखते हैं। तो रेड्डी जी के देखिए 6 ग्रंथ यहाँ पर देख लेते हैं। साहित्य और समाज याद रखिएगा, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य, वैचारिक की शोध और बोध, वेलुगु दारुन यानी कि तेलुगु। 7वें नंबर का है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है ये, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया कि भाषा के विषय में भारत में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी संकट आ जाते हैं, कई बार कई परेशानियां उठानी पड़ती है भाषाई क्षेत्रों के लिए। आदि कृतियों से साहित्य संसार सुपरिचित है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए थे। ये ग्रंथ तो लिखे थे, साथ में उन्होंने कई निबंध भी लिखे थे जो मैगजीन में या न्यूज़पेपर में छपे थे। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्वरूप रूप में परिलक्षित होता है। इनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, मानव को मुख्य बनाया है, मानव को पॉइंट किया है, मानव के लिए क्या सही है, मानव के लिए क्या गलत है, मानव का विकास कैसे हो सकता है, बस इनके सारे निबंधों में आपको यही देखने को मिलेगा। इन्हीं विचारधाराओं से उन्होंने निबंध की रचना करी है। हिंदी और तेलुगु, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, इसमें रेड्डी जी ने, ये इनकी रचना है, देख लीजिए, ये पूरी हिंदी और तेलुगु एक रचनात्मक अध्ययन। एक मिनट, इसको थोड़ा कलर करना पड़ेगा ताकि क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ हम इसको भी ठीक है, ये यहाँ तक आ गया हमारा। पूरी एक रचना, उनकी रचनाओं के बारे में बताया है, ये उनकी रचना है, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। हिंदी के जितने भी साहित्य है या साहित्यकार है या हिंदी की जो भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी इसमें उन्होंने रखी हैं। साथ में तेलुगु भाषा में लिखा गया साहित्य, उनके साहित्यकार,
उन साहित्यकारों ने किन प्रवृत्तियां यानी कि क्या उनकी विशेषता है। प्रवृत्तियां विशेषताएं भी होती है लेकिन थोड़ी सी विशेषताओं से अलग भी होती है। प्रवृत्तियां मतलब उस समय जब ये साहित्य लिखा गया था, हिंदी साहित्य लिखा गया था, हिंदी साहित्य अलग अलग भागों में लिखा गया है। आदि काल में अलग लिखा है, रीति काल में अलग लिखा है, भक्ति काल में अलग लिखा है, आधुनिक काल में अलग लिखा है। तो ये जो काल विभाजन है, इन काल विभाजनों के कारण क्या थे, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चलन था, प्रवृत्तियों के लिए आप चलन भी नाम दे सकते हो। तो हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का, उनके साहित्य की प्रवृत्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है, साथ में तेलुगु साहित्य के साहित्यकारों का और उनके साहित्य की प्रवृत्तियों का भी उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है। तो दोनों के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि वहाँ की प्रवृत्ति कैसी थी, हिंदी की प्रवृत्ति कैसी थी, भाई तेलुगु की कैसी थी और हिंदी की कैसी थी, साथ में तेलुगु के साहित्यकारों के विचार कैसे थे, हिंदी के साहित्यकार के विचार कैसे थे, भाई तेलुगु साहित्य की प्रवृत्तियाँ कैसी थी या उनका साहित्य किस तरह का लिखा गया था, कैसे कैसे विषय छेड़े गए थे, हिंदी में किस तरह का साहित्य लिखा गया है, किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, क्या क्या बातें कही गई है, ये सारी चीजें तो क्या होता है, ये तुलनात्मक अध्ययन था। इस कृति की उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है, यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। कि तुलनात्मक अध्ययन जब भी किया जा सकता है तो रेड्डी जी की इस कृति को देखकर आप अनुसरण करके इससे कुछ शिक्षा प्राप्त करके फिर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। कि यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाला है। पथ प्रदर्शक कौन होता है? पथ प्रदर्शक मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, ठीक है, मार्ग दिखाने वाला है। कौन सा ग्रंथ? हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। और ये पंक्ति किन्होंने कही है भाई? डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे उस समय के। अब आती है नेक्स्ट कृति, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। अब इसके बारे में क्या विचार है भाई? ठीक है, सारे विचार, सारी रचनाओं के विचार नहीं है, कुछ कुछ मुख्य जो रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हुई थी उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य, इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं, कौन कौन सी भाषाएं हैं? चारों भाषाओं देख लीजिए बच्चों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। कौन कौन सी है दक्षिण की चार भाषाएं? दक्षिण की चार भाषाएं, पहली कौन सी है? तमिल। और तमिल काफी, दक्षिण की जितनी भी भाषाएं उनमें सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन भाषा तमिल मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन, प्राचीन लिख देती हूं मैं। दूसरा है तेलुगु, तीसरी है यहां पर कन्नड़, और चौथी है मलयालम। ठीक है, ये चार भाषाएं हैं दक्षिण की। तो इन भाषाओं के कि इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए, इन चारों भाषाओं का साहित्य क्या था, उन साहित्य के इतिहास को यहाँ प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। यही तो बात हमारे भाषा और आधुनिकता में है कि भाषा का साहित्य को, किसी भी भाषा का साहित्य है, उस भाषा में आधुनिकता का समावेश कैसे होना चाहिए। आधुनिक यानी कि उसमें मॉडर्न, उसको मॉडर्न कैसे बनाया जाना चाहिए, कि उसमें प्रस्तुत करते हुए, उन साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, बहुत मतलब बारीक से बारीक उन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली भाव विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें उनकी भाषा शैली और उनके भाव विषय के अनुसार, कौन सा विषय कैसा है उनके अनुसार उन्होंने अपनी भाषा को लिखा है, अपनी भाषा का प्रयोग करा है। चाहे वो अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं तो काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, हिंदी संस्कृत के बारे में लिख रहे हैं तो और ज़्यादा थोड़े से प्राचीन हो गए। तो भाषा के अनुरूप उन्होंने अपने विचारों को प्रयोग किया है, जिसमें इनका साहित्यिक व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। आगे देखिए, श्री रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना और निष्ठा सराहनीय है
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं। हिंदी तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। भले ही ये हिंदी तर यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के तो थे ही नहीं, ये तो कहाँ के थे, साउथ इंडिया के थे, यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र के थे और वहाँ पर दक्षिण भारतीय भाषाओं के संपर्क में आए थे। यहाँ तक कि उनकी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी नहीं होती है, उनकी मातृभाषा या तो तमिल होती है या तेलुगु होती है, कन्नड़ या मलयालम। अब वे आंध्र प्रदेश में थे इसलिए उनकी भाषा कौन सी थी, तेलुगु थी। तो तेलुगु के संपर्क में रहे, उसके साथ भीनी भीनी दूसरी भाषाओं के भी संपर्क में आ गए, वो साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की भाषाओं के संपर्क में। अब हिंदी से तो उनका कोई लेना देना था ही नहीं। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने संस्कृत और तेलुगु से करी है, तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितना स्वाध्याय किया होगा, जब जाके वो हिंदी को समझ पाए होंगे। क्योंकि अभी देखिए, आपने अगर यूट्यूब पर क्लास चलती है, हमने बिहार बोर्ड 10th में पढ़ा था नागरी लिपि। नागरी लिपि में हमने देखा था, अभी जस्ट एक दिन पहले ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है और उसके एक दिन पहले यानी कि मंडे को ये चैप्टर हमने पढ़ाया है और ट्यूसडे को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हुआ है। तो मंडे तक हमने ये पढ़ा था, मंडे से पहले एक क्लास और हो चुकी थी, कि दक्षिण भारत की भाषाओं की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से मैच खाती हुई है और वो थोड़ी सी अलग है और मतलब कम समझ में आती है। क्या दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र के लोग हैं उनको तो अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन हम क्या है यहाँ पर नागरी लिपि के हैं, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी भाषाएं हैं या जितने भी बोलियां हैं वो देवनागरी लिपि से निकली हुई है। तो देवनागरी लिपि की लिखावट और दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिखावट बहुत ही ज़्यादा अलग है, बिल्कुल कोई समानता नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी भाषाओं का ज्ञान तो प्राप्त करा, मतलब साउथ की जितनी भी भाषाएं थी, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं थी, उन सभी का ज्ञान प्राप्त करा, उन सभी का साहित्य भी लिखा, उन सभी के साहित्य के बारे में विवेचन भी किया, उन सभी के साहित्य के बारे में तुलनात्मक अध्ययन भी किया है, बहुत सारा किया है। तो आप सोचिए कितना अध्ययन किया होगा। साथ में ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र की जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। साथ में उनका तुलनात्मक यानी कंपेयर भी किया है दोनों को, कि हिंदी के साहित्य और दक्षिण के भाषा साहित्य क्या है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, क्या क्या दूरियां हैं इन दोनों के बीच में, सारी चीज़ें बताइए। तो आप सोचिए कितना अध्ययन किया होगा। अगर हम अभी हमको बोल दे कि भाई तेलुगु सीखिए, तो वो जो गोल 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 ऐसे लिखे जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें वर्ण क्या है, अ कहाँ है, आ क्या है, मात्रा क्या है, हमें मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो देवनागरी लिपि लिखते हैं, उसी को जानते हैं। मराठी फिर भी आप थोड़ी सी लिख सकते हैं, समझने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी देवनागरी में लिखी गई है, वर्णमाला वही है उसकी। लेकिन ये जो साउथ की यानी कि दक्षिण भाषाएं जो है, दक्षिण क्षेत्र की भाषाएं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। हमें उसके लिए पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, क्रमबद्ध अध्ययन शुरुआत से अंत तक करना पड़ेगा, जब जाके हम समझ पाते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा जीवन देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने तो अपने कुछ जीवन के कुछ ही वर्षों में, इतनी उम्र नहीं हुई थी, कुछ ही वर्षों में उन्होंने तो ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि पूरे भारत की भाषाओं से वे ज्ञात हो गए थे, वे उन सारी भाषाओं को जानने वाले हो गए थे। तो दक्षिण की भाषाएं भी जानता है और हिंदी भाषाओं को भी जान रहा है, तो वो तो फिर सर्वज्ञाता हो गए थे, समझिए आप। इनकी भाषा परिमार्जित का मतलब क्या होता है, परिष्कृत, और परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरी तथा सशक्त है। शैली विषय के अनुसार ढल जाती है, जो भी विषय होता है उसके अनुसार वो अपनी टेक्निक को चेंज करते जाते हैं। शैली क्या होती है, एक टेक्निक होती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, परिवर्तन को अपनाया है। परिवर्तन यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को स्वीकार किया है, उस परिवर्तन को नकारा नहीं है। और भाषा और आधुनिकता में भी हम यही पढ़ने वाले हैं। इनकी शैली के विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक, आलोचनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी एक विशेषता है। प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही है। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत सारा लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया कि भाषा की क्या क्या समस्याएं हैं, कि
अब भाषाई क्षेत्रों के अनुसार अगर हम भाषा को बांटते हैं तो हम क्या समस्याएं देखते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो दक्षिण भाषी क्षेत्र की भाषाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है। अब दक्षिण भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो हिंदी भाषा को लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, शिरोरेखा कहाँ लगानी है, मात्रा कहाँ लगानी है, वर्ण कैसे लिखने हैं, उसको बांधना कैसे, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो परेशानियाँ थी उन परेशानियों से दूर हटकर भाषा और आधुनिकता, भाषा के साथ में भाषा को कैसे आधुनिक बनाया जाए, इसके ऊपर किसी ने विचार किया ही नहीं, सोचने की सोच ही नहीं कि इस भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया। खास तौर पर भाषा और आधुनिकता पर किसी ने नहीं लिखा। विद्वान लेखन ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान क्या कहता है कि परिवर्तन होता रहता है, तत्वों में परिवर्तन होता है, समय पर परिवर्तन होता है, आधारों में परिवर्तन होता है, वस्तु में परिवर्तन होता है, रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन होता है, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। इसी वैज्ञानिकता को उन्होंने यहाँ अपनाया है और क्या कहा है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, कि समय के साथ भाषा को भी परिवर्तन होना चाहिए, किया जाना चाहिए और हमें उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, नई रीतियाँ सदैव आती रहती है। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करता है। व्यवहारिकता का मतलब होता है सबको समझने में आसानी हो जाती है। मैं आपको कह रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, आप मुझे बता रहे हो तो मुझे समझ में आएगा। अभी जैसे हमारे यहाँ पर भाषा की आधुनिकता क्या है, आप कमेंट कर रहे हो, है ना, आप हिंदी में कमेंट करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे हो, इसलिए आप कौन सी वाली हिंदी अपना रहे हो। देखिए, जो इंग्लिश में हिंदी लिखी जाती है, तो हम परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पढ़ाने का पहले क्या तरीका था भाई, विद्यालय में जाकर ही पढ़ाया जाता था या फिर ट्यूशन ली जाती थी। अब देखिए, आप घर बैठकर कोसों दूर हो रही पढ़ाई को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। वहाँ से मीलों दूर, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर होगा, इतने हजार सैकड़ों किलोमीटर दूर से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, परिवर्तन है। और हमने इस परिवर्तन को नकारा या स्वीकार किया। तो ऐसे ही भाषा के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं, नए मुहावरे आकर अगर भाषा को परिमार्जित करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हमें उसे अपनाना चाहिए। नए लोकोक्तियाँ आई है, नए शब्दों को जोड़ के भाषा में आसानी हो जाती है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। अगर हम भारतवासी, कंप्यूटर एक अमेरिकन वर्ड है और इस अमेरिकन वर्ड को पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है। सभी लोग उस जो सिस्टम है उस सिस्टम को कंप्यूटर ही जानते हैं, कोई और नाम नहीं देते हैं। सब लोग कंप्यूटर बोलेंगे, इसका मतलब कंप्यूटर एक सिस्टम, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर हम भाषा को न अपनाकर, परिवर्तन को न अपनाकर, आधुनिकता को न अपनाकर और हम हमारी भाषा में उसको संगणक यंत्र कहकर पुकारते और वही लिखते, तो क्या हम इस भाषाई क्षेत्रों के संपर्क में आ पाते? क्या हम व्यवहारिकता कर पाते? व्यवहारिकता यानी कि आचार विचार कर पाते? क्या कम्युनिकेशन कर पाते? क्या हमारी बातों को दूसरों तक समझा पाते या दूसरों की बातों को हम समझ पाते? नहीं कर पाते। अभी क्या हो रहा है, देखिए, स्कूलों में लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है। किसी को जर्मन सिखाई जा रही है, किसी को फ्रेंच सिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस होता है, कंपनीज आती है और एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डील करती है, बिजनेस करती है, तो उसके लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम ही नहीं सीख रहे हैं विदेशी भाषाओं को, हम ही नहीं सीख रहे हैं, विदेशी लोग हमारी भाषाओं को भी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो हमारी भाषा में कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो भाषा में आधुनिकता अनिवार्य है। अगर कुछ शब्दों के आगमन से हमारी भाषा को व्यवहारिकता प्रदान होती है, अगर हम सार्थक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, अच्छी तरह से बात समझा पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो हमें उन शब्दों का समावेश करना चाहिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का मूल भाव यही है। भाषा और आधुनिकता पूरा जो निबंध है उसका मूल भाव यही है कि जो शब्द आ रहे हैं और फिट हो रहे हैं और हमें समझ में आ रहे हैं, तो हमें उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाता है कि व्यवहारिकता प्रदान करता है और आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखन का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी जी का सुझाव विचारणीय है। वैज्ञानिक शब्दावली कैसे होती है? जैसे त्वरित लिख दिया, क्या लिख दिया? त्वरण। हम बोलते प्रकाश का परावर्तन,
या फिर बोलते हैं अपवर्तन, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ऐसे शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं, ये वैज्ञानिक शब्दावली है, ऐसे शब्द हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएगी कि विज्ञान क्या कह रहा है। अगर हम इनका अर्थ देखें ना, उल्टा कांच, सीधा कांच, गोल कांच, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो वैज्ञानिक जो शब्दावली है उसको यथावत अपनाना चाहिए, उसको परिवर्तन करके नहीं अपनाना चाहिए। चाहे वो कहीं से भी आई हो, उसका जो भी रूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपको पता है ना, हम जो बीमारी बोलते हैं वो हमारी हिंदी भाषी क्षेत्रों की होती है, डॉक्टर जो बीमारी का नाम बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में अलग होता है। तो लैंग्वेज के अनुसार, भाषा के अनुसार हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में पढ़ा और आई होप आप सबको समझ में आया होगा वो भाषा और आधुनिकता के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। जन्म कब हुआ था 1919 में, मृत्यु कब हुई थी 2005 में, कहाँ हुआ था आंध्र प्रदेश में, प्राथमिक शिक्षा कौन सी भाषा में हुई थी, तेलुगु और संस्कृत में। फिर उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो हिंदी और तेलुगु भाषाओं में लिखा है और 8 प्रकार का उनका साहित्य है, उसमें से 7 हमने पढ़ लिए थे, उसमें से 2 के हमने पूरे विचार पढ़े हैं कि हिंदी और तेलुगु का तुलनात्मक अध्ययन क्या है साहित्य का, या दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य क्या है, उन दोनों पर हमने विचार विमर्श किया। साथ में देखा है भाषा और आधुनिकता के रूप में क्या विचार प्रस्तुत करे हैं उन्होंने, कि भाषा और आधुनिकता में व्यवहारिकता लाने के लिए हमें कुछ शब्दों, कुछ संकेतों, कुछ मुहावरों, कुछ लोकोक्तियों को स्वीकार करना चाहिए। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं इस निबंध के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।